इस बार तो स्टार विजय भी चुनावी मैदान में है। तमिलनाडु की भी हम बात कर ले, तमिलनाडु चुनाव में सीएम स्टालिन की परीक्षा है तो बड़े दिलचस्प है। और देवेंद्र, चाहे हम केरल की बात करें चाहे तमिलनाडु की बात करें, बीजेपी के गठबंधन की भी बात करें, तमिलनाडु में इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। तमिलनाडु में हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा रही है। इस लिहाज से सीएम स्टालिन के लिए एक बड़ी परीक्षा और कड़ी परीक्षा होने जा रही है। स्टालिन की पार्टी डीएमके का कांग्रेस के साथ पुराना गठबंधन है तो जयललिता की पार्टी एआईडीएमके एनडीए के साथ है। इस बार चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं तमिल सुपरस्टार विजय। विजय की पार्टी टीवी के भी मैदान में है और फिलहाल उनका किसी से गठबंधन नहीं हुआ है। और स्टार पावर तमिलनाडु में हमेशा कैसे काम करती है देवेंद्र, ये तो हम लगातार देखते आए हैं। फिर चाहे वो जयललिता स्टार पावर रही हो या फिर उनके जो गुरु रहे हैं वो भी एक स्टार पावर थे, तो यहाँ पर कल्ट फिगर्स और स्टार फिगर्स की अच्छी फैन फॉलोइंग है जो वोट में तब्दील होती है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आपने विजय का नाम लिया। जो भी ग्राउंड पे वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनसे बात कीजिए तो वो ये बताएंगे कि विजय को लेके एक 8 से 10% का जो वोट बैंक है वो उनके इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। और उस लिहाज से दोनों ही पक्षों की ये कोशिश है लगातार कि किसी प्रकार से विजय के साथ उनका तालमेल उस रूप में हो जाए जैसा वो चाह रहे हैं। और लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से अगर आप मीनाक्षी बात करें तो बीजेपी तमिलनाडु में अपने गठबंधन के सहयोगी के भरोसे ही रहेगी। और हालांकि बीजेपी कई नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि डीएमके सरकार के खिलाफ वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है और करप्शन वगैरह ये सारे मसलों को लेके उनको उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन की वहाँ पे जीत होगी। लेकिन एक बड़ा टास्क होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी अभी आप सीधे सीधे कह सकती हैं कि अपनी कोशिश किसी तरह से कर रही है कि कुछ धमक वहाँ पे हो। और पहले की तुलना में अगर आप देखें तो तमिलनाडु में थोड़ा सा बीजेपी का प्रेजेंस है, लेकिन अभी भी इट्स लॉन्ग वे टू गो वाली जो स्थिति रहती है वो है। उसकी तुलना में केरल में बीजेपी अपने आप को कुछ सीटें निकालने के मामले में ज़्यादा कंफर्टेबल पाएगी। वो सीटें कौन सी हो सकती है? किस तरफ, जब हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा था शशि थरूर के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हुई थी। निश्चित तौर पे त्रिवेंद्रम की अगर बात कर लें तो लोकल बॉडी इलेक्शन में भी आपने देखा तो वो एक माहौल तो है ही है। वहाँ पे त्रिशूर और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी अच्छा लड़ेगी। जैसे बीजेपी इलेक्शन लड़ने के लिहाज से मीनाक्षी देखें तो केरल में जो पार्टी के नेता वहाँ पे लगे हुए हैं वो ये फीडबैक दे रहे हैं कि 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी अपने मजबूती से प्रेजेंस बनाने के लिए लड़ रही है। उनमें से जीत में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, 1, 2, 5, 10, वो तो बात की बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर वो बीजेपी कम से कम तमिलनाडु के हिसाब से अगर बात करें तो अपने दम पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही। तमिलनाडु में गठबंधन के सहारे बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि सरकार में भी आ सकती है। ये जो 8 से 10% का आप टी राघवन हम वोट बैंक की बात कर रहे हैं जो स्टार विजय के पीछे खड़ा होता है, नेचुरली स्टार विजय किस दूसरे दल के साथ अलाय होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर उनकी मानसिकता की बात करें, उनकी आइडियोलॉजी की बात करें, उनके स्टेटमेंट्स की बात करें। जी देखिए, अब तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो उसको एकदम एग्रेसिव बनाया है, उससे ये ऐसा लगता है कि ये 10% जो है वो 12 और 13% भी जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो चल रहे हैं। यहां पर आपको ये समझना होगा कि विजय के लिए जो सबसे मेन कॉम्पिटिटर है या फिर पॉलिटिकल एनिमी है वो डीएमके गवर्नमेंट है। इसीलिए पहले 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता दूं कि बीजेपी ने एक बहुत डेस्परेट कोशिश की थी। यहां तक बताया गया हमें तमिलनाडु के सोर्सेज से कि 80 सीटों का ऑफर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया था, क्योंकि माफ कीजिए बीजेपी को यह पता है कि अगर वो एनडीए अलायंस का हिस्सा होता तो फिर डीएमके को डायरेक्ट चैलेंज जो है किया जा सकता है। एआईडीएमके जैसा हम सब जानते हैं कि ये बिखर चुकी है। जो नेत्री थी जयललिता, वो उनका वैक्यूम जो है बहुत लंबा बड़ा गहरा असर छोड़ता हुआ तमिलनाडु में नजर आ रहा है। एडप्पाडी पलनीस्वामी में वो करिश्मा नहीं दिख रहा है। उसके साथ फिर बहुत सारे फ्रैक्शंस भी हुए। हालांकि एनडीए कंबाइन में सबको वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन जो ओ पन्नीरसेल्वम है, एक जयललिता के सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट जिन्हें कहा जाता था, वो अभी डीएमके में चले गए हैं और कुछ और नेता भी उनके साथ डीएमके में आने वाले दिनों में जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में एक कमजोर एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है। इसी वजह से कोशिश की गई थी कि किसी तरह से टीवीके को यानी विजय की पार्टी को जो है वो एनडीए का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले के अपडेट अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत साफ तरीके से यह कह दिया गया है टीवीके की तरफ से कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं, इसीलिए वो शायद अकेले चुनाव में जाना पसंद करेंगे। लेकिन एक ये हो सकता है कि अगर उन्हें सीएम पोस्ट कोई ऑफर कर दे तो हो सकता है कि विजय उस तरफ एक बार कंसिडर करने लग जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रही है। बहुत एक्स फैक्टर कह सकते हैं विजय का इस बार होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जो है तमिलनाडु में इस बार विजय की पार्टी को लेकर ही हो रही है। लेकिन जहां तक डीएमके की बात कर लें, वो जो गठबंधन है
वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और तमिलनाडु में गठबंधन जो है बहुत ज्यादा काम करता है, असर मैं करता है। तमिलनाडु वोटर्स के मन असेंबली में 23 पोल्स के पार्टियों ही साथ हाल के स्टालिन जो दिनों है में, उस क्योंकि जब भी कोई गठबंधन इलेक्शन होता है तो हमारी भी अपनी एक रिसर्च शुरू हो जाती है, तो मैं देवेंद्र जो तमिलनाडु की स्थिति देख रही हूँ और इसमें मैं स्पेशली सिर्फ कांग्रेस की बात करना चाहूंगी, तो कांग्रेस लगातार डेटोरिएट करती जा रही है और 1977 के बाद 1989 एक ऐसा समय था जब थोड़ी बहुत वहां पर उसने एज गेन की थी और वो भी हम जानते हैं उसके पीछे कारण क्या रहे थे। लेकिन आज की तारीख में आप देखें ये कहां है। 2011 के चुनाव में 9.3, 2016 के इलेक्शन में 6.42 वोट परसेंटेज और 2021 तक आते आते ये 4.27 पर आकर सिमट गया। ये कांग्रेस की स्थिति है। बिल्कुल मीनाक्षी, और पिछले 4-5 इलेक्शन को अगर आप देखें तो हालांकि पिछली बार की तुलना में शायद इस बार तमिलनाडु में 2 सीटें ज़्यादा लड़ने में कांग्रेस पार्टी सफल हो रही है, लेकिन क्रमशः इसका डिटोरिएशन हुआ है चुनाव लड़ने के संदर्भ में भी, कि कितनी सीटों पर आप पहले चुनाव लड़ते थे और अब कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं। तो पिछले 5 चुनाव का डाटा अगर उठा के देखें तो आपको एकदम से दिखेगा कि एक डिक्लाइनिंग ग्राफ है। और इस बार के इलेक्शन में हालांकि कांग्रेस का एक खेमा बार बार इस बात को कह रहा था कि डीएमके के साथ इन सारी शर्तों पर बात होनी चाहिए, सरकार में हमें इतने मंत्री पद चाहिए, ये चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश हुई। लेकिन कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को शायद ग्राउंड रियलिटी का एहसास है कि तमिलनाडु में उनकी कुछ भी स्थिति नहीं है सिवाय डीएमके के बिना, और इस लिहाज से डीएमके के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड बार्गेन करने की पोजीशन में वो थे नहीं, केंद्र में मजबूती से है नहीं, और राज्य में भी अगर आप उसी हिसाब से अपने मजबूत पार्टनर को किनारे करें तो फिर कांग्रेस पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और शायद उस लिहाज से डीएमके ने जो भी फाइनली ऑफर किया उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकारने पर मजबूर हुई है।